अब जैसे ही सॉन्ग की आंख खुलती है तो युवा उसे कहती है तो तुम उठ गए, क्या तुम ठीक हो? वो अपने सिर को सहलाते हुए कहता है कि हाँ मुझे लगता तो है, पर रुको, हम लोग तो उस समय पर कैफे में थे। तो वो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। और वो होडी वाली लड़की जो कि उन लोगों के सामने खड़ी हुई थी, वो कहती है तो तुम लोग जाग गए। और वो लोग यहाँ पर उसको मुस्कुराता हुआ देखकर कंफ्यूज थे। सॉन्ग उसे कहता है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर हमें यहाँ पर क्यों लेकर आ गई। वो कहती है कि चिल्लाओ मत, मैं बहरी नहीं हूँ और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सही समय है जहाँ पर तुम्हें मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जैसे वो बहरे लोगों के सामने से हटता है तो ये देखकर वो लोग पसीना पसीना हो गए थे और वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और वो लड़की बताती है कि असल में ये सेंटर है मोनार्च ऑफ अबेंडेंस के लैंड का। और वहाँ पर जो जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी असल में वो उन मॉन्स्टर्स की थी। वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे जैसे कि वो यहाँ पर आकर उन सभी को खत्म करना चाहते हो। और कई सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पर ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि वो ऑडियंस हो और वो यहाँ पर उन लोगों को देखने के लिए आई है। और वो लड़की आगे बताती है कि ये उसका कॉलोसियम है जिसे वो पर्सनली यहाँ पर मैनेज करता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा डरे हुए थे। वो कहते कि आखिर क्या हो रहा है, हम लोग तो कैफे के अंदर थे। पर ऊपर की तरफ मोनार्च जो कि उन लोगों के सामने खड़ा हुआ था, ये देखकर वो लोग कंफ्यूज थे क्योंकि जो मॉन्स्टर्स थे वो यहाँ पर चेयर करना चालू कर देते हैं। ये मोनार्च है, ये मोनार्च है, मोनार्च यहाँ पर आ चुका है। और मोनार्च जिसके 4 हाथ थे और 2 बड़े बड़े सींग थे और वो अपने चारों हाथ आसमान की तरफ उठाता है जैसे कि वो यहाँ पर एक चैंपियनशिप जीता हो, वो कोई चैंपियन हो। पर सॉन्ग और यूहा दोनों ये देखकर कंफ्यूज थे। वो कहते हैं कि ये एक मोनार्च है, द मोनार्च ऑफ अबेंडेंस। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि कोलोसियम के अंदर सभी लोग ये चीज सुन लो, खासकर डिजास्टर गॉड के सर्वेंट्स। मैंने इस जगह के अंदर तुम्हें पकड़ कर रखा हुआ है और तुम सभी वो इंसान हो जो कि उसे सर्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुमने यहाँ पर मेरे एक मार्क्यूस यानी प्रॉस्पेरिटी को कैप्चर कर रखा हुआ है और तुम्हारे कमांडर ने वहाँ पर उसे हर एक तरीके से यहाँ पर टॉर्चर किया है। अब चलो मैं तुम लोगों से ये चीज पूछता हूँ, क्या हमें इन लोगों को जिंदा रहने देना चाहिए? पर ये सुनते से ही वो सभी मॉन्स्टर्स चिल्लाते हुए कहते हैं कि इन सभी को मार दो, इन सभी को मार दो, ये बेकार से इंसान, इन सभी को बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत दो। और इस तरीके से पूरा पूरा कॉलोसियम चिल्लाना चालू हो चुका था। वहाँ पर लोगों की गूंज बढ़ती चली जा रही थी और ये देखकर वहाँ पर आए हुए सभी इंसान बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे, जिस वजह से वो लोग खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। और सॉन्ग आसपास देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि युवा हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुके हैं। और युवा उस लड़की को देखते हुए कहती है, तुम जरूर रीबू रिच हो, पीसर की सेंट, मैंने सही कहा ना? रीबू कहती है, यानी तुम मुझे जानती हो? वो कहती है कि तुम ही एक अकेली हो जो कि ब्लैक जोन के अंदर फ्रीली ट्रेवल कर सकती है, वो भी इतने सारे लोगों के साथ, प्रिंसर के स्किल का इस्तेमाल करते हुए और साथ ही जिमिनी के सेंट का भी। पर आखिर तुम्हारी जैसी एक सेंट मोनार्च किस तरीके से खुलकर साथ क्यों दे रही है? वो कहती है, लीब्रा ने भी तो ऐसा ही किया था, क्या तुम्हें ये याद नहीं है? मैं भी तो बस बिल्कुल उसी की तरह हूँ। सॉन्ग कहता है कि ये उस तरीके की इंसान नहीं है जिसके साथ यहाँ पर कोई वजह की जा सकती है युवा। वो कहती है कि पर क्या ये सब तुमने यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी का बदला लेने के लिए किया है? सॉन्ग कहता है, अगर ऐसा ही है तो तुम यहाँ पर मुझे और मेरी बहन को पकड़ सकते हो, पर बाकी सभी लोगों को जाने दो। पर ये सुनकर वो कहती है कि अभी चीज के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अगर वो यहाँ तक आ चुके हैं तो आखिर मैं उन्हें यहाँ से ऐसे ही कैसे जाने दे सकती हूँ? और वो लोग चिल्ला रहे थे कि मार दो, इन सभी को खत्म कर दो, इन सभी को खत्म कर दो, जनरल प्रॉस्पेरिटी का इनसे बदला लो। और वो कहती कि देखा इन मॉन्स्टर्स का खून किस तरीके से खोल रहा है, वो तुम्हारा खून पीना चाहते हैं, अब बस तुम इसे एक बैड लक समझ सकते हो। ये सुनकर उन दोनों को गुस्सा आता है। सॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है कि बकवास, कि तुम सच में इस तरीके की चीज के लिए सीरियस हो? पर रीबू कहती है कि मुझ पर गुस्सा करना तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। और उसके पीछे से कई सारे मॉन्स्टर्स निकलना चालू हो जाते हैं, जहाँ पर वो आगे कहती है, तुम्हें तो अभी इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर तुम यहाँ पर किस तरीके से सर्वाइव करोगे। वो लोग डरते हुए चिल्लाने लग जाते हैं कि यहाँ पर पूरे मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स हैं, प्लीज कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। और रीबू आगे कहती है कि देखा जाए तो यहाँ पर सच में सर्वाइव करने का कोई ऐसा तरीका है ही नहीं। और मोनार्च ऊपर से अपने अंगूठे का इशारा करते हुए इस गेम को चालू कर देता है, यार इंसानों के खात्मे का गेम, जिसके बाद जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी उन लोगों के ऊपर रोर करते हुए हमला करना चालू कर देते हैं। और ये देखना सच में काफी टेरिफाइंग था। और दूसरी तरफ हमें केली का सीन दिखाते हैं जो कि थोड़ी सी कंफ्यूज थी और अभी वो उसी कैफे के सामने खड़ी हुई थी जहाँ पर पुलिस ने उसे पूरी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ से अचानक ही कई सारे लोग गायब हो गए थे और इसी वजह से सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। और वो उन दोनों के बारे में सोचते हुए कहती है कि उन दोनों ने मुझे फील्ड पर यहाँ के लिए बुलाया था, पर आखिर अब वो लोग यहाँ पर किस तरीके की परेशानी के अंदर फंस गए हैं। पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, इतने लंबे समय से तो तुम यहाँ पर हो मिस। जैसे केली ये सुनती है तो वो कंफ्यूजन के साथ पीछे की तरफ देखती है, क्योंकि उसे ये आवाज काफी ज्यादा जानी पहचानी सी लग रही थी और ये लीब्रा का हाउस होल्ड गॉड है। और वो कहता है कि मिस, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ कि जो ये सिचुएशन है वो काफी ज्यादा अर्जेंट है, इसलिए प्लीज मेरे साथ चलिए, आपकी माँ आपको देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो
रही है। जैसे वो ये सुनती है तो वो भी सरप्राइज से रह गई थी। और दूसरी तरफ हमें मोनार्च को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था। और नीचे का जो सीन होता है वो काफी ज्यादा इंसेन होता है क्योंकि यूहा ने अपनी तरफ के ज्यादातर मॉन्स्टर्स को यहाँ पर खत्म कर दिया था। और वो सॉन्ग से कहती है कि आखिर वहाँ का कैसा हाल है, तो उसने भी लगभग अपनी तरफ के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर ही दिया था। और लोग ये देखकर कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर बच गए। वो सॉन्ग से पूछती है क्या तुम ठीक हो? वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है कि हाँ, बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। और साथ ही वो मोनार्च से कहता है कि तुमने उस जर को सुना? ऐसा लगता है कि जो ये मॉन्स्टर्स है वो भी अच्छे खासे मूड में नहीं है। मोनार्च कहता है कि ये तब ज्यादा बुरा नहीं है, डिजास्टर गॉड के जनरल होने के लिए इस चीज में कोई बड़ी बात नहीं। जिसके बाद वो अपने मुंह को बड़ा सा करते हुए बिल्कुल उसके अंदर एक वैक्यूम बना लेता है और कहता है चलो, मुझे यहाँ पर स्लॉथर ने मुझसे जो कहा था वो कर देखना चाहिए। और जैसे वो ऐसा करता है तो इंसान यहाँ पर खिंचना चालू हो गए थे, या फिर मुझे ये कहना चाहिए उनकी आत्माएं, उनके शरीर से उनकी आत्माएं निकलना चालू हो जाती है। और वो यहाँ पर अथॉरिटी ऑफ द अबेंडेंस का इस्तेमाल करता है, यानी हार्वेस्ट का। और उन सभी इंसानों की आत्माएं जो कि सीधे उसके मुंह की तरफ जा रही थी, और वो उन सभी को यहाँ पर निगल जाता है। ये देखने के बाद हुगो और जियो और ये देखकर सॉन्ग और यूहा दोनों के दोनों शौक से रह गए थे। वो कहते हैं कि ये तो एब्जॉर्प्शन सोल स्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। और सॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे याद आ गया था कि ये वो स्किल है जो कि उस टोड यानी उस बड़े से मेढक के पास था। और वो गुस्से में मोनार्च के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं के। ये देखकर यूहा उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो तो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था। वो कहता है यानी तुम ही उस बेकार घटिया से टोड के मास्टर हो। पर सॉन्ग तो उसका कुछ कर ही नहीं पाता क्योंकि वो बड़े आराम से उसका हाथ यहाँ पर पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है जैसा कि स्लॉथर ने कहा था कि सिटीजन्स की जान ले लो यहाँ पर लड़ने वालों के बजाय, तो वो कमीने अपनी रैशनैलिटी को पूरे से भूल जाएंगे। सॉन्ग उससे कहता है कि कमीने मुझे जाने दो, तो वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। और यूहा ये देखकर बहुत ज्यादा शौक से रह जाती है क्योंकि वो कहता है कि ठीक है। और अगले पल उसकी नजरों के सामने सॉन्ग जमीन पर गिरना चालू हो चुका था। और जैसे ही वो आगा धड़ाम से नीचे गिरता है तो उसका शरीर यहाँ पर हिल ही नहीं रहा था। और ये देखकर यूहा की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसके छोटे भाई की लाश उसके सामने वहाँ पर पड़ी हुई थी, जिसकी नाक और मुंह से वहाँ पर खून आ रहा था। और दूसरी तरफ हमें केली को दिखाते हैं जो कि एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर आ गई थी जहाँ पर उसकी माँ को कैद कर रखा हुआ था। पर वो कहती है कि आखिर बाहर से किस तरीके की आवाज आ रही है, क्या वहाँ पर कुछ हो रहा है? वो बताता है कि असल में ये एरिया एक एरिना है जो कि मोनार्च ऑफ अबेंडेंस मैनेज करता है। मैं यहाँ पर एक मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल करते हुए चुप कर आया हूँ जिससे मोनार्च ऑफ अबेंडेंस मुझे यहाँ पर डिटेक्ट ना कर सके, जिससे हम लोग सीधे यहाँ तक आ गए और किसी को भी इस चीज के बारे में पता भी नहीं चला। और ये वो जगह है जहाँ पर फाइटर और बीस्ट एक दूसरे से मिलते हैं एरिना में जाने से पहले। पर देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग पहले ही एरिना के अंदर जा चुके हैं। और जरा देखो, उन लोगों ने यहाँ पर सेलेस्टियल लॉर्ड को इस तरीके से कैद कर रखा हुआ है, वो भी ऐसी जगह पर। वो अबेंडेंस, वो कमीना कहीं का। हम लोगों को जितने ज्यादा जल्दी हो सके सेलेस्टियल लॉर्ड को यहाँ पर बचाना होगा, इसलिए प्लीज मेरे साथ चलिए। और जब वो अपने सामने का नजारा देखती है तो वो भी शौक रह जाती है और वो वहाँ पर लीब्रा को देखती है जो कि वहाँ पर कैद थी। वो लीब्रा के पास जाती है तो उसका साथी कहता है ये लगभग अपनी पूरी पावर्स खो चुकी हैं, इसी वजह से जब मोनार्च ने उन्हें यहाँ पर कैद किया तो वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाई। पर अगर हमें इस प्रिजन को खोलना है तो हमें मोनार्च लेवल के एक एक्सेस चाहिए। तो वो कहती है कि इसी वजह से ये मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। और जैसे वो ये देखता है तो वो कहता है क्या ये तो वो आर्टिफैक्ट है जो कि सेलेस्टियल लॉर्ड अपने साथ रखती थी, और ये की ऑफ द स्लॉथर है, एक स्पेशल आर्टिफैक्ट जो कि केवल मोनार्च ऑफ स्लॉथर ही इस्तेमाल कर सकता है। पर किली चुपके से वर्कशॉप के अंदर से इसे चुरा कर लेकर आ गई थी और फिर वो उस चाबी का इस्तेमाल करते हुए उस सील को यहाँ पे पूरे टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसकी वजह से लीब्रा अपनी चेन से यहाँ पर आजाद हो जाती है। पर उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी जिस वजह से वो आकर जमीन पर गिर गई थी। केली उसके पास बैठते हुए कहती है कि मॉम ये मैं हूँ केली। और जैसे ही वो ये सुनती है तो वो जल्दी से केली की तरफ भागना चालू कर देती है। वो कहती है तो तुम यहाँ पर आ गई। और जैसे ही वो उसे टच करने लगती है वो कहती है कि मुझे पता ही था कि तुम यहाँ तक जरूर आओगी मेरी लड़की, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। पर तभी केली उसका हाथ यहाँ पर पकड़ लेती है। लीब्रा कहती है कि केली आखिर क्या हो गया? वो कहती है कि मॉम मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए देखने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। पर मुझसे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर मेरी बॉडी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही हो। तो वो हंसते हुए कहती है कि बिल्कुल, वैसे भी मैंने तो तुम्हें इसलिए ही तो बनाया था। तो बताओ आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हूँ? अब चलो जल्दी से तुम्हारी ये बॉडी मुझे दे दो। और ये देखकर केली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है कि मॉम तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, अगर
अगर मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ देती हूँ तो तुम फिर से कुछ न कुछ घटिया से काम जरूर करोगी, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। पर ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे तुम्हें यहाँ पर रोका जा सके। और ये कहकर वो लीब्रा की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चालू कर देती है। लीब्रा इसकी वजह से दर्द में चिल्ला रही थी। वो कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, और केली कहती है मैं तुम्हारे अंदर से ज्यादातर पूरी एनर्जी को यहाँ पर खींच लूंगी। और ये देखकर वो हाउस होल्ड गॉड भी उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ भी ये क्या कर रही हो, पर लेकर वो अपनी तलवार सीधे उसके मुंह पर दे मारती है, जिस वजह से वो यहाँ पर मारा गया था। और लीब्रा उससे कहती है कि केली प्लीज तुरंत ही यहाँ पर रुक जाओ, आखिर तुम्हारी इस तरीके से मेरे साथ करने की हिम्मत भी कैसे हुई। पर वो तो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो लगातार उसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती चली जा रही थी। और कुछ ही दिन में वो उसकी बची हुई लगभग 99% एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर चुकी थी, जिस वजह से उसके पास बस केवल थोड़ी सी ताकत बचती है। जिसके बाद केली अपनी जगह पर खड़ी होती है और अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उन चेन्स को यहाँ पर काट देती है। ये देखकर लीब्रा थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वो कहती है कि ये मेरा आखिरी बार था कि मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखा रही हूँ, पर अगर तुम ऐसी स्टेट के अंदर यहाँ से निकल भी जाती हो तो तुम कभी भी अपनी फॉर्मल स्ट्रेंथ को यहाँ पर रिगेन नहीं कर पाओगी। तो तुम जो चाहो वो यहाँ पर कर सकती हो। और ये सुनकर वो कंफ्यूज थी। वो कहती है कि दया, ये सब जो कि तुमने मेरे साथ किया उस सब के बाद भी क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से कहीं पर जा भी पाऊंगी? आखिर मैं इस तरीके की बेकार सी घटिया सी बॉडी के साथ अब यहाँ पर क्या कर सकती हूँ? ये चीज इस तरीके से बिल्कुल भी खत्म नहीं होनी थी। अगर तुमने यहाँ पर मुझे अपनी बॉडी हैंड ओवर कर दी होती तो मैं फिर से मोनार्च के अंदर जो मेरी प्लेस हुआ करती थी उसे रिक्लेम कर सकती थी। और वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए ही बनाया था, अगर आर्टिया या फिर मुझे यहाँ पर कुछ हो जाता है तुम एक वेसल हो जिसे मेरे डाटा कैरी करने के लिए बनाया गया था, जिससे मैं अपना फ्यूचर प्लान कर सकूं। एक वेसल, बस केवल वही हो तुम, इसके अलावा कुछ भी नहीं। भले ही तुम यहाँ पर कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना कर लो और चाहे तुम्हारे जो पर्पस है वो कितना ही चेंज क्यों ना हो जाए, तो आखिर तुम यहाँ पर मुझे क्यों नहीं सुन रही हो? क्यों नहीं? और आखिर क्या वजह है कि तुम यहाँ पर अपनी बॉडी मुझे नहीं दे रही? कि ये वेसल का एक एग्जैक्ट पर्पस नहीं होता। और इसी तरीके से वो बस यहाँ पर केली को चिल्लाती रहती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब होने लगा था। और वो गुस्से में कहती है कि मैं उम्मीद करूंगी कि हम लोग दोबारा कभी भी ना मिले। वो कहती है कि ठीक है, जाओ फिर से जॉन के पास और जाकर एंजॉय करो जो कि तुम वहाँ पर अभी तक किया करती थी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर जॉन वहाँ पर किस तरीके का चेहरा बनाएगा जब उसे तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा। केली ये सुनते से ही अपनी जगह पर ठिठक जाती है और वो आगे कहती है कि तुम सच में इस चीज को यहाँ पर बेयर कर भी सकती हो केली। पर ये सुनने के बाद भी वो अब धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगी थी। और वो आगे कहती है कि मेरी बेचारी बेवकूफ घटिया सी लड़की, जिसे सच में ऐसा लगता है कि वो उन फीलिंग्स को यहाँ पर क्लेम कर सकती है जो कि अंदर से बिल्कुल किसी बबल की तरह हॉलो है, यानी खाली है। पर जब ये चीज बाहर आएगी तो ये चीज काफी ज्यादा ऑब्वियस होगी। और ये कहकर वो लगातार उसका यहाँ पर मजाक उड़ा रही थी। केली को इसकी वजह से काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचती है कि मुझे सच में यहाँ पर कभी आना भी नहीं चाहिए था। मुझे बस मेरी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं हो। और ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और वो यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है। पर फिर वो अपने आप को संभालती है और कहती है कि डैम इट, ये सारी चीजें पूरी तरह से ठीक है। अगर मैं उसके पास फिर से चली जाती हूँ तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और वो प्रॉस्पेरिटी की वो बातें याद करती है जिसकी वजह से सभी लोगों की नजरें बस उसी के ऊपर आ गई थी। और वो एरिना के गेट के सामने खड़ी हुई थी जहाँ पर वो यहाँ से बस जाने के बारे में ही सोच रही थी। पर तभी उसे युवा की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये सुनकर वो जल्दी से घबराते हुए कहती है अगर सोचा जाए तो ये एरिना एवेंडेंस मैनेज करता है, मैंने सही कहा ना? ऐसा तो नहीं कि युवा और सॉन्ग वो दोनों यहाँ पर हों। मुझे जल्दी से जाकर इस चीज के बारे में पता लगाना होगा। इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो दोनों किसी मोनाज के खिलाफ यहाँ पर जीत सके। और जैसे वो बाहर आती है तो वो मोनाज के हाथ में युवा की गर्दन को देखती है जिसे वो यहाँ पर बस तोड़ने ही वाला था। और तभी उसका ध्यान केली के ऊपर आ जाता है। वो कहता है कि आखिर ये क्या है? मुझे लगा था कि यहाँ पर किसी ने इन्वेजन करने की कोशिश करी है, पर क्या ये लीब्रा है? नहीं, ये तो उसकी बेकार सी बनाई हुई गई घटिया सी कॉपी है। और केली जो कि युवा को यहाँ पर देखती है तो वो ये देख बहुत जोर से चिल्लाने लगी थी। और मोनार्च ऑफ अवेंडेंस उससे कहता है तो तुम इन लोगों को जानती हो, मैं बस इसकी गर्दन यहाँ पर तोड़ने ही वाला था। जब मैंने सुना कि ये दोनों डिजास्टर गॉड के सबऑर्डिनेट्स हैं तो मुझे इनसे और भी ज्यादा उम्मीद थी, पर ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है। जब मैंने सुना था कि ये दोनों डिजास्टर गॉड के सबऑर्डिनेट्स हैं, मुझे इनसे बहुत ज्यादा की उम्मीद थी, पर ये तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। ये काफी ज्यादा बोरिंग था। केली सुनकर कहती है कि क्या अभी अभी इसने यहाँ पर बोध कहा? और वो कहता है कि बिल्कुल। और जो दूसरा है वो वहाँ पर मरा हुआ पड़ा हुआ है। और जैसे ही वो साइड में देखती है तो वहाँ पर वो सॉन्ग की लाश को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसकी वजह से बेचारी की आंखों में आंसू आ गए थे। और वो काफी गुस्से में अपनी तलवार निकाल कर चिल्लाते हुए मोनार्च ऑफ अवेंडेंस के ऊपर हमला कर चुकी थी। पर उसका ये अटैक वो बड़े ही आराम से अपने हाथ से यहाँ पर रोक लेता है, जिसके बाद वो उसे पीछे की तरफ धकेलता है। ये देखकर वो अपने पैर से उसके ऊपर किक करने की कोशिश करती है, पर उसे इससे जरा सा फर्क नहीं पड़ता। वो ये देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि सच में कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। फिर वो अपने दो हाथ से उसकी पसलियों के ऊपर हमला कर उन्हें भी बहुत बुरी तरीके से कुचल देता है, जिस वजह से केली दर्द में चिल्लाना चालू हो चुकी
चुकी थी और कुछ देर के लिए इसकी वजह से उसकी आंखें भी यहाँ पर बंद हो जाती है। और फिर वो कावता जोरदार मुक्का बनाकर उसके ऊपर जैसे ही दे मारता है तो वो जमीन से घिसटाते हुए कावता दूर जाकर गिरती है। इसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो खून खांसने लगी थी। मोनार्च कहता है कि जीज क्या बस इतना ही, ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोरिंग था इस चीज को यहाँ पर पूरी तरह खत्म करने के लिए। पर फिर भी देखा जाए तो ये चीज ठीक है क्योंकि यहाँ पर इस लड़की के हाथों में कुछ काफी ज्यादा कमाल की चीज छुपी हुई है। और वो युवा के हाथों को देखते हुए कहता है कि ये किसी तरीके का कोई इविल बीस्ट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसके हाथों में कुछ इस तरीके की सुपर पावर है जिसको वो यहाँ पर कंट्रोल भी नहीं कर सकती। इसकी वजह से तो ये बस यहाँ पर कमजोर बनी रही है। इतनी ज्यादा पावर वो भी एक इंसान के पास होना बस इस ताकत की पूरी तरह बर्बादी है। और केली कहती है क्या एक इविल बीस्ट जो कि उसके हाथों में है, क्या ये वो है जो कि मेरी माँ ने उसके हाथों के अंदर प्लांट किया था। और मोनार्च उस बीस्ट को यहाँ पर अवेकन करते हुए कहता है कि बिल्कुल मैंने ये चीज डिसाइड कर ली है कि मैं भी मोनार्च ऑफ क्योस की तरह यहाँ पर एक पेट रखूंगा। और वो यहाँ पर युवा के अंदर से उस बीस्ट को जगाता है जिस वजह से उसकी जो चेन्स अभी तक यहाँ पर बंधी हुई थी अचानक ही वो टूट गई थी और उसके अंदर जोर से एनर्जी निकलना चालू हो जाती है जो की एक ज्यादा खतरनाक से बीस्ट की थी, जिस वजह से युवा बहुत ज्यादा दर्द में यहाँ पर चिल्लाना चालू हो चुकी थी। और उसको इस तरीके से किर्रारता हुआ देखकर केली को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो कहती है कि नहीं तुम युवा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर अब युवा अपने पैरों पर खड़ी हुई थी या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि उसके अंदर वो बीस्ट। और मोनार्च कहता है कि जरा देखो तो इसने यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशंस को भी सरपास कर दिया है। और युवा सच में काफी ज्यादा भयानक लग रही थी। ये देखने के बाद केली भी थोड़ी सी घबरा जाती है और वो कहता है कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। युवा जो कि अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थी वो तेजी से केली की तरफ बढ़ना चालू कर देती है। काफी ज्यादा गुस्से में सीधे उसकी तरफ हमला कर चुकी थी और जैसे वो अपने आप को उसकी तरफ शूट करती है केली ये देखकर जल्दी से साइड में जंप कर जाती है क्योंकि युवा काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ आई थी। जिसके बाद वो जल्दी से फिर से केली के सामने आ गई थी पर केली इसके लिए कुछ कर पाती उससे ही पहले जो उसके पसलियों का दर्द था वो यहाँ पर और जोर से होना चालू हो चुका था। इसी वजह से वो अपनी जगह पर ठिठक कर रह जाती है और युवा तेजी से आकर उसके ऊपर हमला कर चुकी थी और वो उसका चेहरा पकड़कर सीधे जमीन पर धसा देती है। और मोनार्च ये देखकर ठहाके लगाकर हंसते हुए कहता है कि तुम अभी से जमीन पर गिरकर धूल चाटने लगी, ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही आसान था। चलो अब आगे से थोड़ी सी और कोशिश करना। पर केली युवा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो कहती है कि इससे बाहर निकलो, ऐसी चीजों का बिल्कुल भी समय नहीं है। पर युवा तो उसके ऊपर चिल्लाकर उसके चेहरे के काफी ज्यादा करीब आ गई थी जैसे कि वो उसका चेहरा कतर देगी। और केली जो कि उसे रोकने की कोशिश कर रही थी वो कहती कि डैम इट, क्या वो इविल बीस्ट सच में उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर चुका है। मैं अपने शब्दों से इसे बिल्कुल भी नहीं समझा पा रही। जिसके बाद वो उसकी को निकालते हुए कहती है कि मुझे सॉन्ग के साथ या बाकी लोगों की भी रक्षा करनी होगी जो कि सब के अंदर घसीट कर आ गए हैं और मेरे पास तुमसे लड़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है और इसलिए मैं इमरजेंसी में एक छोटे से शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बाद में इसके लिए कंप्लेंट मत करना। और ये कहकर वो लिब्रा के थ्रेड्स को निकालना चालू कर चुकी थी और जो लिब्रा के थ्रेड्स थे वो पूरे फैलना चालू हो चुके थे। ये देखकर मोनार्च भी थोड़ा सा कंफ्यूज था इस तरीके की जो एनर्जी आकर अचानक ही वो कैसे निकल रही है और जो इसकी लाइट थी वो काफी तेज थी। कई सारे लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था। कई सारे बीस्ट कहते हैं कि ये पावर ये तो डिवाइन गॉड लिब्रा की है और वो थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए केली को और बाकी सभी को भी यहाँ पर पकड़ना चालू कर चुकी थी और वो सॉन्ग की बॉडी को भी आसमान में उठा लेती है। पर अब मोनार्च के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा दिख रहा था। वो कहता है कि तुमने मेरे मूड को खराब कर दिया और उसके सामने लिब्रा के स्किल को इस्तेमाल करने वाली केली थी जो कि यहाँ पर उसके स्किल को इस्तेमाल करते हुए सभी लोगों को अपने आप से दूर कर चुकी थी और साथ ही उनकी रक्षा कर रही थी। वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम और वो दोनों डिजास्टर गॉड के सर्वेंट हो और आखिर तक तुम्हें यहाँ पर स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था, यहाँ तक जब तुम्हें होपलेस सिचुएशन का तक सामना करना पड़ा। पर आखिर इसकी वजह क्या है? तो क्या तुम यहाँ पर थोड़े से और डेस्परेट एक्सप्रेशंस नहीं दिखा सकती थी? इसके बाद भी कि यहाँ पर लोग जीने के लिए काफी डेस्परेटली लड़ रहे हैं, जहाँ पर वो अल्टीमेटली अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस समय पर जो एक्सप्रेशन आता है वही तो एक चीज है जिसे मैं काफी ज्यादा एंजॉय करता हूँ, इसलिए इसे यहाँ पर मेरे लिए बर्बाद करना बंद करो। पर वो चिल्लाकर कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे किस तरीके की बकवास कर रहे हो, क्योंकि ओपिचूस की बाइबल के अंदर सरेंडर जैसा कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं यहाँ पर सर्वाइव करूंगी, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है और मैं फिर से अपने डैड के पास लौटूंगी। और तुम्हें तो ये पता भी नहीं है कि आखिर मेरे डैड कौन है और ये इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर मैं उनका ख्याल रख रही हूँ। ये सुनकर वो अपने हाथ की मुट्ठी को टाइट करते हुए कहता है अच्छा ऐसा भी है तो भी क्या फर्क पड़ता है। और वो अथॉरिटी ऑफ अबेंडेंस का इस्तेमाल करता है एम्पलीफाइड और कहता है कि आखिर तक यहाँ पर स्ट्रगल करते रहो और फिर घुमाकर अपना पंच सीधे केली की तरफ बढ़ाना चालू कर देता है। केली भी चिल्लाते हुए कहती है कि अगर हिम्मत है तो आ जाओ। पर अचानक ही वो अपने साइड में से एक मुक्का निकलते हुए देखती
है और आसपास यहाँ पर जॉन की एनर्जी फैल चुकी थी। और जैसे ही मोनार्च का यहाँ पर मुक्का आता है वो उस मुक्के से टकराकर यहाँ पर एक एनर्जी के साथ पूरे में फैल जाता है और यह हाथ यहाँ पर बिल्कुल भी मुड़ा तक नहीं था। ये देखने के बाद मोनार्च तक कंफ्यूज रह गया था और केली भी ये देखकर शौक थी कि यहाँ पर उसकी आंखों के साथ मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वहाँ पर खड़ा हुआ जॉन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि हाय कैसे हो, क्या ये तुम्हारी पूरी ताकत है। जिसके बाद वो उस हाथ को यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ पकड़ना चालू करता है और उसकी एनर्जी के साथ मोनार्च के हाथ की हड्डी पूरे से टूट जाती है और उसका हाथ पूरे से खराब हो जाता है। मोनार्च भी उसकी ताकत देखने के बाद सरप्राइज था कि किस तरीके से उसका हाथ यहाँ पूरे से खराब हो चुका है। और केली का भी मुंह खुला का खुला रह गया था। वो कहती है कि डैड मेरा मतलब। और जॉन जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था वो घिन भरी नजरों के साथ अपने सामने देख रहा था। मोनार्च उसका एक हाथ टूट चुका था। वो अपने हाथ को पकड़े हुए कहता है कि जॉन क्या तुम ही डिजास्टर गॉड हो। वो कहता है कि हाँ सभी लोग मुझसे यही कहते हैं पर मुझे किसी भी निकनेम से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। पर वो उसको देख थोड़ा सा कंफ्यूज था। ये देखकर जॉन थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद मोनार्च ऑफ अबेंडेंस कहता है पर आखिर तुम यहाँ तक कैसे आ गए, ये मेरे टेरिटोरी का सेंटर है। जॉन मुस्कुराते हुए कहता है तो अच्छा तुम इस चीज के लिए क्यूरियस हो। और वो रीड केटी से पकड़कर प्रॉस्पेरिटी को उसके सामने पटक देता है और कहता है कि ये सब केवल इसकी वजह से हुआ है, इसके लिए तुम्हें इसे शुक्रिया करना चाहिए। और वो प्रॉस्पेरिटी की लाश को पड़ा हुआ देखता है जिसकी लाश पूरी तरह खराब हो चुकी थी। और बाकी सभी मॉन्स्टर्स भी ये देखकर कहते हैं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्या ये जनरल है? क्या प्रॉस्पेरिटी हार गया? सच में ये डिजास्टर गॉड काउ ज्यादा क्रूल है। और जियोन उससे कहता है कि अब क्वेश्चन पूछने की बारी मेरी है। आखिर वो सभी लोग कहाँ हैं जिनको तुमने किडनैप किया था? वो कहता है कि जरा अपने ऊपर देखो। और वो ऊपर की तरफ देखता है कि लीब्रा की कई सारी रस्सियों से उन्हें यहाँ पर जकड़ा हुआ था और वो सभी आसमान में झूल रहे थे। वो कहता है क्या तुम देख सकते हो कि किस स्टेट के अंदर वो सभी हैं? ये देखकर जियोन को काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि आखिर तुमने उनके साथ क्या किया है? मोनार्च कहता है पर आखिर तुम इतने ज्यादा अपसेट क्यों हो रहे हो? जिस तरीके से तुमने मेरे जनरल को टॉर्चर किया और फिर मार दिया, मैंने भी तो बस तुम्हारे जनरल्स के साथ थोड़ा सा खेला ही है। और इस सब के बीच में ही जो तुम्हारे पीछे खड़ी हुई है उसने लीब्रा की पावर को यहाँ पर मैनिफेस्ट किया। ये सुनकर जियोन पीछे की तरफ केली को देखता है तो केली घबराने लगी थी। वो घबराते हुए कपकपाते हुए उसको बताने की कोशिश करती है और कहती है मैं बस यहाँ पर यही करने की कोशिश कर रही थी कि जो मैं यहाँ पर कर सकूँ मैं हर एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इस सब के बाद मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगी कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। और वही बस जियोन का ध्यान उसके पेट पर जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा गहरे घाव थे। इसलिए वो केली के सिर पर जैसे हाथ रखता है तो वो घबराते हुए कहती है कि प्लीज मुझ पर यकीन करो। और वो ओपिशियस का स्किल इस्तेमाल करता है सुपर रिजनरेशन, जिससे केली के जितने भी घाव थे वो सभी यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। ये देखकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। जियोन कहता है कि केली तुम्हारा इस तरीके से अब तक खड़े रहने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर अभी भी वो कंफ्यूज थी। जिसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बड़ी मुश्किल से वो अपने आंसुओं को रोक पा रही थी। जिसके बाद वो बिल्कुल बच्चों की तरह रोते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ कर दो, सच में प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। इसी वजह से सॉन्ग और यूहा और बाकी सभी लोगों को मैं यहाँ पर नहीं बचा पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। और मैं चुपके से वर्कशॉप के अंदर से ये चाबी भी अपने साथ लेकर आ गई थी, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं सीक्रेटली यहाँ पर अपनी माँ से मिलना चाहती थी। मैं हर एक चीज को हर बार यहाँ पे बिगाड़ देती हूँ, ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसे मैं सही तरीके से कर सकूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर जियोन उससे कहता है कि अगर तुम इतनी सारी चीजों के लिए यहाँ पर माफी मांगनी है तो ठीक है, हम इन सब चीजों से बाद में निपटेंगे। अगर सच में तुम्हारे पास ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके लिए तुम यहाँ पर माफी मांगना ही चाहती हो तो उन सभी को अभी के लिए बचा कर रखो जब तक हम लोग सेफली घर नहीं पहुँच जाते। जिसके बाद मैं बैठकर उन्हें काफी अच्छी तरीके से सुनूंगा। ये सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि ठीक है, मैं अपने डैड के साथ यहाँ से वापस जरूर जाऊंगी। और वो पल याद करती है जब प्रॉस्पेरिटी ने यहाँ पर जॉन के बारे में कहा था, जिसकी वजह से वो खुद भी यहाँ पर शौक से रह गई थी। और थोड़ी देर पहले जब वो फिर से यहाँ से वापस जाने के बारे में सोच रही थी पर वो कंफ्यूज थी कि वो सच में यहाँ से जा भी सकती है। पर वो मुस्कुराते हुए पूरे से इस चीज के लिए कंफर्म थी कि वो यहाँ से जा सकती है, इसलिए वो कहती है कि ठीक है। जिसके बाद हमें जॉन को आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं और वो कहता है मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इस तरीके से वेट करवाया, पर तुम जरूर मोनार्च ऑफ अबेंडेंस हो, मैंने सही कहा ना। और तुमने यहाँ पर सच में काफी ज्यादा भसड़ मचा कर रखी हुई है, पर अब समय है कि तुम्हें इन चीजों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मोनार्च कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट नहीं कर रहा, मैं तो बस यहाँ पर कुछ सोच रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसी चीज है जो की अभी भी मेरे दिमाग में सही तरीके से नहीं बैठ रही है। क्योंकि क्या तुम सच में 13th डिवाइन गॉड हो जो कि अपने आप को डिजास्टर गॉड कहता है? क्योंकि वो डिजास्टर गॉड जो कि मुझे याद है वो तुम नहीं हो। जैसे जॉन ये सुनता तो वो कंफ्यूज शौक सा खड़ा रह गया था क्योंकि उस समय पर जहाँ पर सभी मोनार्च इकट्ठे हुए थे इंसानियत के ऊपर हमला करने के लिए आज से 20 से 30 साल पहले, ये उस इन्वेजन के समय की बात है। उस सिटी का नाम क्या था? सियोल। हाँ याद आया। और हमने वहाँ पर बस केवल ट्रूप्स को नहीं भेजा था, हम खुद भी वहाँ पर गए थे, इसी वजह से मुझे ये चीज काफी अच्छी तरीके से याद है। जॉन पूछते से स्टंग था। वो कहता है कि अगर तुम ये
क्या बात कर रहे हो। वो कहता है कि मोनार्च ऑफ टाइम सच में काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। वो कह रहा था कि हमें डिजास्टर गॉड को खत्म करना होगा, और मुझे याद है कि उस समय पर हमारा सामना 13th डिवाइन गॉड से हुआ था, जिसे सो कॉल्ड डिजास्टर गॉड कहते हैं। और हम लोगों ने इस चीज को भी मेक श्योर किया था कि हमने उसे खत्म कर दिया था, पर जिसे उस समय पर हम लोगों ने मारा था वो डेफिनेटली तुम तो बिल्कुल भी नहीं थे। और मोनार्च अभी भी इस चीज को अच्छी तरीके से याद करते हुए कहता है कि हाँ मुझे याद आया। जिसके अगले ही पल वो यहाँ पर ठहाके लगाकर हंसना चालू कर देता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तुम तो उस समय पर वही इंसान थे, मैंने सही कहा ना, तुम वही थे ना जो कि उस डिजास्टर गॉड के कटे हुए हाथ को अपने सीने से लगाकर बच्चों की तरह रो रहा था। और जैसे जियोन को ये चीज याद आती है तो उसका खून अपनी जगह पर जम गया था, और वो हंसते हुए आगे कहता है कि तुम उस घटिया से हाथ को इस तरीके से पकड़े हुए थे जैसे कि वो हर एक चीज हो, और तुम्हारी आंखें पूरी तरह से बाहर आ गई थी कि अभी भी वो तुम्हारे पास है। और अब ये चीज याद आने के बाद मुझे सच में पहले से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा परेशान करती है अगर वो तुम्हें सही तरीके से याद नहीं आती, पर मुझे लगता है कि उस समय पर मोनार्च ऑफ टाइम काफी ज्यादा फंस मचा रहा था। इसी वजह से गलती से हम लोगों ने किसी गलत इंसान को मार दिया था। पर अब देखा जाए तो इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मार देता हूँ तो सारी चीजें वैसे भी यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। और ये कहकर वो गुस्से में फिर से एक मुक्का बनाकर सीधे जियोन की तरफ छूट पड़ता है। और जियोन जो कि इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसके लिए सारी चीजें पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुकी थी, जिसके बाद वो अपने हाथ को घुमाता है और एक काफी ज्यादा जोरदार मुक्का सीधे मोनार्च के पेट पर जाकर टकरा गया था। और अगले ही पल वहाँ पर पूरे में शांति छा जाती है, क्योंकि मोनार्च जमीन पर जाकर गिर चुका था। सभी मॉन्स्टर्स ये देखकर पसीना पसीना हो चुके थे। वो कंफ्यूज थे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। और जियोन कहता है तो अच्छा, यानी उस समय पर जो कि अपने आप को मोनार्च कहते हैं वो सभी इकट्ठे हुए थे और उन्होंने वहाँ पर मेरी फैमिली को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उन सभी का खून कर दिया, और उसके बाद वहाँ पर उनकी लाश तक को नहीं छोड़ा जिसको मैं यहाँ पर ढूंढ सकूं। जिसके बाद जियोन एक भयानक डरावनी सी हंसी हंसना चालू कर देता है, एक ऐसी हंसी जो कि सुनने में काफी ज्यादा क्रीपी लगती हो, काफी ज्यादा डरावनी, और अगर गलती से सपने में याद आ जाए तो इंसान डर कर उठ जाए। और हंसते हुए वो आगे कहता है, और तुम ये कह रहे हो कि ये कोई भी इत्तेफाक नहीं था? इसका मतलब ये चीज कंफर्म है कि उस समय पर भी ये कोई इत्तेफाक नहीं था, और उस किस तरीके से इमोशनल होने की वजह से जो उसका गुस्सा था वो इतने ज्यादा बुरी तरीके से फटा था कि उसके शरीर पर उसके मार्क्स दिखने चालू हो चुके थे, जैसे उस एनर्जी की वजह से उसके चेहरे के ऊपर क्रैक्स आ गए हों। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से जलाऊंगा कि तुम्हारी धूल भी नहीं बचेगी, और वो कहता है कि मैं तुम्हें जलाकर पूरी तरह से खाक कर दूंगा। अब सभी मॉन्स्टर्स जैसे इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं तो वो लोग और भी ज्यादा शौक से रह गए थे, और हमें दिखता है कि जियोन को इस मुक्के की वजह से मोनार्च के पेट में एक काफी ज्यादा बड़ा गड्ढा हो चुका था, जिस वजह से खून के तालाब में वो वहाँ पर गिरा हुआ पूरी तरह से मरने लगा था। पर वही मोनार्च अपने हाथ को हिलाते हुए अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है, और उसके अंदर से काफी ज्यादा डार्कनेस निकलती है जो कि आसपास फैलने लगी थी। वो अथॉरिटी ऑफ अबेंडेंस का इस्तेमाल करता है, यानी हार्वेस्टिंग का, और आसपास वहाँ पर बैठे हुए जितने मॉन्स्टर्स थे उन सभी के शरीर को वो अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा था। वो भागते हुए कहते हैं कि मोनार्च आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ देर के लिए बस अपना गार्ड डाउन कर दिया था, प्लीज हम लोगों को यहाँ से जाने दो। और मोनार्च जो कि काफी गुस्से में जियोन की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था, वो कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ, एक डिजास्टर गॉड जैसा नाम तुम्हें यहाँ पर सूट करता है, अब से मैं यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। पर वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले जियोन फिर से एक का जोरदार मुक्का सीधे उसके शरीर के ऊपर दे मारता है, और उसका शरीर फिर से यहाँ पर फट जाता है। उसके शरीर के चीथड़े जो कि वहाँ पर पड़े हुए थे ये देखकर वो चिल्लाना चालू कर चुका था, और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कमीने, डिजास्टर गॉड, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो अपनी अथॉरिटी यानी सौर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने खून को यहाँ पर कंट्रोल कर सके, और वो उसका इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से कई सारे मॉन्स्टर्स और बीस्ट को निकालना चालू कर देता है, और वो उनसे कहता है कि जल्दी से डिजास्टर गॉड के टुकड़े टुकड़े कर दो। पर तभी जियोन भी अपने पास एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है जिसके अंदर से अबेंडेंस की एनर्जी निकल रही थी। ये देखकर वो शौक था, वो कहता है क्या ये? और फिर वो बीस्ट जो कि अबेंडेंस ने यहाँ पर बनाए थे उस आर्टिफैक्ट से निकले हुए वो बीस्ट यहाँ वो उन सभी के टुकड़े टुकड़े करना चालू कर देते हैं, और जो ये बीस्ट थे वो उनसे काफी ज्यादा खतरनाक, काफी ज्यादा भयानक और काफी ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। मोनार्च ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था, वो कहता है कि नामुमकिन, आखिर तुम इस तरीके के बीस्ट को क्रिएट कैसे कर पा रहे हो? आखिर तुमने ये कैसे किया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या तुम यहाँ पर उस आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल कर रहे हो जो कि मैंने यहाँ पर खो दिया था? जियोन जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावना सा लगने लगा था, वो अपने हाथ में अबेंडेंस का वही आर्टिफैक्ट रखे हुए था, और मोनार्च चिल्लाते हुए कहता है कि इस सब के बाद भी, और मोनार्च चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, इस सब के बाद भी तुम मेरी बिना परमिशन के इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जियोन बताता है कि स्कॉर्पियन और सेक्रेटरी के अकॉर्डिंग जो
मोनार्च होते हैं उन सभी के पास कमेंडमेंट्स होते हैं जो कि डिवाइन गॉड के बाइबल की तरह ही होते हैं। मैंने प्रॉस्पेरिटी के जितने भी कमेंडमेंट्स थे उन सभी के ऊपर टेक ओवर कर लिया, जिस वजह से वो कमेंडमेंट्स पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है और इसी तरीके से अब मैं तुम्हारी जितनी पावर्स है उन सभी को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये कहकर वो एक कावता बड़े से डायनासोर जैसे दिखने वाले बीस्ट को उसकी तरफ छोड़ देता है और ये देखकर मोनार्च अपने दोनों हाथों से उसका बड़ा सा मुंह पकड़ लेता है, पर फिर भी वो सरकते हुए कावता पीछे तक चला गया था। पर फिर वो गुस्से में उसके मुंह को पकड़कर उसे यहाँ पर चीरने लगा था और साथ ही कहता है कि तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी का एक बीस्ट आखिर मेरे जैसे मोनार्च को यहाँ पर चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है बिना अपनी औकात जाने। और ये कहकर वो एक जोरदार दहाड़ लगाता है और अपने हाथों से उसके मुंह को फाड़कर उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद मोनार्च सीधे जियोन की तरफ भागना चालू कर चुका था। पर अगले ही पल वो बीस्ट फिर से आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर वो कंफ्यूज था और वो सोचता है कि इस बीस्ट के तो अभी अभी मैंने यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, पर आखिर ये फिर से जिंदा कैसे हो सकता है कि ये इसे यहाँ पर फिर से रीजनरेट कर रहा है। फ्रेगमेंट ऑफ अबिस के ऊपर वो सुपर रीजनरेशन स्किल का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से जो ये क्रीचर्स थे वो लगातार हील होते चले जा रहे थे और वो बीस्ट मोनार्च को लेकर सीधे कोलोसियम के अंदर दे मारता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हुआ था और वो दर्द में किराना चालू कर चुका था। वो कहता है क्या बस इतना ही कि जो ये बीस्ट है इनकी स्ट्रेंथ भी यहाँ पर बिल्कुल एक जैसी है, पर ये लगातार इन्हें यहाँ पर रीजनरेट करने में लगा हुआ है। इसका मतलब यही है कि मैं लगातार जो ये लड़ाई हो रही है एट्रेशन के बीच में हार जाऊंगा। इसका मतलब जो मेरे बीस्ट हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा पीछे रह जाएंगे, पर ये यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी देता है और ये कहकर वो उस बीस्ट को अपने हाथों से पकड़ लेता है और फिर उसे घुमाते हुए अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चालू कर चुका था। मैं कई सारे रिसोर्सेज को यहाँ पर गैदर कर सकता हूँ मेरे हार्वेस्टिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए, और इसलिए वो हंसते हुए उन सभी को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है कि ये सारा का सारा मेरे लिए एक न्यूट्रिशियस रिसोर्स बनेगा जिसे मैं यहाँ पर फिर से रिस्टोर कर पाऊंगा। पर फिर अचानक ही मोनार्च को अपने अंदर एक अजीब तरीके का दर्द और बेचैनी होने चालू हो जाती है और फिर उसका शरीर यहाँ पर छल्ली छल्ली होना चालू हो जाता है और उसके अंदर काफी तेजी से खून बह रहा था और इसी वजह से वो जियोन को फिर से गालियां देना चालू कर देता है और कहता है कि मुझसे ये मत कहना क्या तुमने शुरुआत से ही अपने बीस्ट को इस तरीके से कर रखा हुआ था। असल में ये कर्स ऑफ अबेंडेंस था, करप्शन, जिस वजह से मोनार्च भी यहाँ पर काफी तकलीफ में था। जिसके बाद जियोन जंप करते हुए सीधे मोनार्च के पास आ जाता है और आकर उसका गला पकड़ लेता है, जिस वजह से वो किराना चालू कर चुका था। जिसके बाद वो लेकर उसे सीधे नीचे की तरफ फेंक देता है और साथ ही उसका हाथ उखाड़ लेता है, जिस वजह से मोनार्च फिर से यहाँ पर दर्द में किराना चालू हो चुका था। और सभी डीमंस भी ये देखकर कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर जरा से भी रुके तो हम सभी भी यहाँ पर मारे जाएंगे, ये डिजास्टर गॉड है, जल्दी से यहाँ से भागो। पर जियोन ये सुन लेता है और वो अपने पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हुए जितने भी डीमंस होते हैं उन सभी के ऊपर अपने बीस्ट को छोड़ देता है। ये देखकर वो कहते हैं कि रुको जरा अपने सामने की तरफ देखो, और वहाँ पर कई सारे डायनासोर जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स उन लोगों के सामने खड़े हुए थे। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जिसके बाद वो डायनासोर और बीस्ट उन सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पर कच्चा चबाना चालू कर देते हैं और पूरे एरिना में बस उन मॉन्स्टर्स की चीखें सुनाई दे रही थी। और दूसरी तरफ मोनार्च जिसके चारों हाथ यहाँ पर कट चुके थे वो यहाँ पर लाचार बैठा हुआ था, और दूसरी तरफ वो मोनार्च जिसके चारों हाथ यहाँ पर कट चुके थे वो वहाँ पर लाचार वहाँ पर बैठा हुआ था। और वो सामने की तरफ देखता है, जो देखकर वो भी काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि कई सारे खतरनाक भयानक से मॉन्स्टर्स यहाँ पर पूरे से सब कुछ तबाह कर चुके थे। और वो कहता है कि सच में ये मेरा एरिना है और क्या इसी वजह से मोनार्च ऑफ टाइम इतना ज्यादा डेस्परेट था इसे खत्म करने के लिए। जियोन जो कि धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा था वो जंप करते हुए फिर नीचे आ जाता है और मोनार्च आगे सोचता है कि कोई इतना ज्यादा ताकतवर है और उसके बाद तक उसने मुझसे एक चीज तक नहीं कही। वो मोनार्च ऑफ टाइम सच में वो एक काफी ज्यादा बड़ा कमीना है। और अब जैसे जियोन अपना कदम आगे बढ़ाता है तो मोनार्च देखकर घबराते हुए उससे कहता है कि ठीक है डिजास्टर गॉड, मैं यहाँ पर हार चुका हूँ, मैं अपनी डिफीट एडमिट करता हूँ। पर जियोन उसके गले पर एक जोरदार लात देता है जिस वजह से जो उसकी गर्दन थी वो यहाँ पर उखड़ना चालू हो चुकी थी। और वो जियोन को देखते हुए कहता है कि ये चीज नामुमकिन है, मैं मोनार्च ऑफ अबेंडेंस, क्या सच में मेरा अंत इस तरीके से होगा? नहीं, इस तरीके से मेरा अंत नहीं हो सकता। और ये कहकर जैसे उसकी आंखें बंद होती हैं, पर तभी जियोन अपने सुपर रिजनरेशन स्किल का इस्तेमाल करता है मोनार्च ऑफ अबेंडेंस के ऊपर, जिस वजह से अगले ही पल मोनार्च ऑफ अबेंडेंस यहाँ पर पूरे से फिर से ठीक हो चुका था। ये देखकर वो कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ। और जियोन एक कोल्ड वॉइस में उससे कहता है कि खड़े हो जाओ, चलो आओ फिर से मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करो। पर मोनार्च घबराया हुआ था, कहता है कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं यहाँ पर हार चुका हूँ, तुम जीत चुके हो, आखिर क्या है जो कि तुम मुझसे चाहते हो? वो सोल्स जो कि मैंने इंसानों की डिवावर करी थी, या फिर मेरी टेरिटरी, या फिर कुछ और? पर जियोन लेकर फिर से अपना पैर उसकी छाती पर दे मारता है और उसे फिर से जमीन के अंदर धसा देता है और फिर उसके हाथ पकड़ता है और उन्हें फिर से यहाँ पर पकड़कर उखाड़ देता है। सच में ये सीन काफी टेरिफाइंग था। इसी वजह से मोनार्च फिर से दर्द में किर्राना चालू हुआ, जिस वजह से
मोनार्च फिर से यहाँ पर दर्द में दहाड़ना चालू कर देता है और रोते हुए कहता है कि प्लीज रुक जाओ, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो कि तुम मुझसे चाहते हो, कुछ भी, पर प्लीज ऐसा मत करो। जियोन कहता है कि मेरे सामने बेवकूफ मत बनो, आज इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम यहाँ से जिंदा निकल पाओगे। ये सुनकर मोनार्च काफी ज्यादा घबरा गया था, पर जियोन की अगली बात उसे बहुत बुरी तरीके से डरा देती है, क्योंकि जियोन उससे कहता है पर मैं तुम्हें यहाँ पर मरने भी नहीं दूंगा, अभी इस समय पर बस तुम्हारे पास केवल एक ही ऑप्शन है और वो है मेरा सामना करो। और ये कहकर जो उसकी लाइफ और डेथ की एनर्जी थी वो काफी ज्यादा इंसेनली रिलीज होना चालू हो जाती है, जो कि मोनार्च की रूह तक को यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से कपकपा चुकी थी। अभी बस तुम्हारे पास केवल एक ही ऑप्शन है और वो है मुझसे लड़ाई करना। और ये कहकर जियोन की जो लाइफ और डेथ एनर्जी थी वो काफी ज्यादा इंसेनली रिलीज होने लगती है, जिस वजह से जो मोनार्च की आत्मा थी वो तक यहाँ पर कपकपा रही थी। जिसके बाद हमें मोनार्च को जियोन से लड़ने की कोशिश करता हुआ दिखाते हैं, वो उसके ऊपर हमला कर रहा था, पर जैसे जियोन एक काफी जोरदार मुक्का बनाता है तो ये देखकर वो घबरा जाता है। जिसके बाद फिर से जियोन उसकी सुपर रीजनरेशन स्किल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि लगभग वो उसे मार चुका था। जिसके बाद वो फिर से जियोन के ऊपर हमला करता है, पर जियोन उसका सिर पकड़कर उसे एरिना के अंदर घुमाते हुए उसका सिर पूरी तरह से कुचल देता है। जिसके बाद वो उसे लेकर सीधे दीवार पर दे मारता है और मोनार्च की हालत इस वजह से और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद वो अपने पैर से उसकी छाती के ऊपर वजन रखते हुए उसकी पसलियों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वो अपने पैर से मोनार्च की पसलियों के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके इंटेंस प्रेशर की वजह से वो एरिना पूरी तरह तबाह हो चुका था। जिसके बाद मोनार्च उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है तो जियोन पीछे की तरफ हट गया था और वो कहता है कि तुम डिजास्टर गॉड, अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर तुम लगातार मुझे यहाँ पर रीजनरेट करते रहोगे तो मैं भी यहाँ पर तुमसे लड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जियोन ने फिर से सुपर रीजनरेशन स्किल का इस्तेमाल किया था। और मोनार्च फिर से जियोन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर जियोन फिर से उसके हमलों को यहाँ पर डॉज कर चुका था और लेकर उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से फिर से उसकी छाती के अंदर छेद हो जाता है। मोनार्च जो कि किर्राते हुए फिर से जमीन पर आ गया था, वो यहाँ पर खून खांसने लगता है और साथ ही उस छेद को देखता है जो कि उसकी छाती में बना हुआ था और उसके अंदर से खून बह रहा था। और वो परेशान होते हुए कहता है कि डैम इट, अभी तक मैं इसे अपनी एक उंगली तक टच नहीं कर पाया हूँ, एक न्यू डिवाइन गॉड, वो भी इस तरीके का, क्या सच में इसने मुझे एक मोनार्च को इस तरीके की कंडीशन में लाकर रख दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर ये फिर से एक और बार मुझे यहाँ पर रीजनरेट करता है तो शायद मैं इसे यहाँ पर हरा सकता हूँ, पर आखिर ये अभी किस चीज का वेट कर रहा है, पर आखिर ये अब यहाँ पर किस चीज का वेट कर रहा है, आखिर इसने अभी तक मुझे रीजनरेट क्यों नहीं किया? पर जियोन तो मोनार्च का सिर पकड़ता है और उसे यहाँ पर दबाने लगता है और उससे कहता है कि हे, क्या तुम यहाँ पर वेट कर रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर रीजनरेट करूं? ये सुनकर वो बहुत बुरी तरीके से घबरा रहा था। क्या तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है क्योंकि तुम बस मरने ही वाले हो और अभी तक मैंने तुम्हें हील नहीं किया? तुम ऐसा कुछ तो नहीं सोच रहे ना कि ये कमीने ने अभी तक मुझे यहाँ पर हील क्यों नहीं किया? अगर तुम मेरी जगह पर होते जहाँ पर कई बार रीजनरेट होने के बाद भी तुम मेरे ऊपर एक उंगली तक नहीं रख पाए, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता कि अगर मैं तुम्हें आगे भी रीजनरेट करता हूँ तो तुम यहाँ पर मेरा कुछ उखाड़ लेते? और मोनार्च ऑफ अबेंडेंस ये देखकर कहता है क्या ये मेरी बेइज्जती कर रहा है? और जियोन कहता है कि तुम्हारे लिए समय काफी ज्यादा हार्ड है और क्या तुम ये चाहते हो कि जो पावर लेवल है मैं उसे यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस कर दूं? और ये कहकर वो मोनार्च को यहाँ पर सुपर रीजनरेशन से पूरी तरह से फिर से हील कर देता है और साथ ही ओपी चूज की जितनी पावर्स होती है उन सभी को पूरी तरह से विड्रॉ कर लेता है और डिवाइन गॉड की जितनी एबिलिटीज थी उन सभी को कैंसिल कर देता है। और वो उसे बताता है कि कुछ समय के लिए मैंने जितनी मेरी डिवाइनिटी है उसे यहाँ पर विड्रॉ कर दिया है और यहाँ पर मैं ओपी चूज की भी कोई पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब तुम्हारे पर्सपेक्टिव से मैं बस एक इंसान हूँ, एक नॉर्मल इंसान जिससे तुम यहाँ पर लड़ रहे हो, और अगर अब तुम्हारा एक भी पंच मुझे लग जाता है तो मैं यहाँ पर पूरी तरह कुचल कर मारा जाऊंगा। तो बताओ आखिर अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है? और मोनार्च पसीना पसीना होते हुए कहता है कि ये कमीना आखिर ये मुझे इस तरीके से मार्क करने के लिए और कितना ज्यादा आगे बढ़ेगा। पर उसे अभी भी अपने ऊपर डाउट हो रहा था कि मैं सच में इसे यहाँ पर हरा भी सकता हूँ। मेरा मतलब इसने यहाँ पर अपनी डिवाइनिटी को गिव अप कर दिया है, अब बस मेरा केवल एक ब्लो, अगर मैंने इसके शरीर पर बस एक पंच तक दे मारा, इस बेइज्जती को भूल जाओ, अगर मैं यहाँ पर एक भी हिट दे मारता हूँ तो मैं यहाँ पर जीत जाऊंगा। इसी वजह से वो गुस्से में जोरदार मुक्का बनाकर सीधे जियोन की तरफ बढ़ चुका था, पर तभी जियोन पीछे की तरफ झुक एक जोरदार किक सीधे उसके पेट पर दे मारता है। इसकी वजह से फिर से उसकी हवा निकल गई थी और उसका पेट फिर से खून खुआन हो जाता है और उसके पेट में एक छेद हो चुका था जिसके अंदर से फिर से खून बगड़ना चालू हो जाता है और वो फिर से अपने घुटनों के बल आ गया था और वो कुछ आगे कह पाता उससे पहले जियोन उसके मुंह में अपना हाथ डाल देता है और उसका जो नीचे का जबड़ा था उसे पकड़कर नोच लेता है। ये सीन सच में काफी ज्यादा क्रूर होता है कि किस तरीके से जियोन ने उसका जबड़ा पकड़कर खींच लिया था और फिर वो उसे जमीन पर फेंक देता है। मोनार्च जो कि दर्द में किर्रा रहा था वो इस खून को रोकने की कोशिश करता है, उसकी जीभ लटकने चालू हो चुकी थी और वो बस यहाँ पर दर्द में चिल्ला रहा था। जिसके बाद जियोन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर उसके ऊपर एक हमला कर उसके शरीर को पूरी तरह कुचल देता है। इस वजह से फिर से मोनार्च को बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा था, वो फिर से यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाना चालू कर देता है। जिसके बाद वो अपने जनरेशन का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह को पूरी तरह से ठीक कर देता है और आगे कहता है कि अगर मैं अपनी डिवाइनिटी को विड्रॉ कर लूं उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर नहीं पीट सकते। अब चलो मुझे सही तरीके
तरीके से बताओ कि आखिर तुमने इस जगह पर क्या किया है, जब तुम अपने खुद के ही रूल्स की वजह से कुछ जरूरत से ज्यादा ही घमंडी हो चुके हो, क्योंकि ये तुम्हारी एबिलिटीज की वजह से ही हुआ है। और एक ऐसे अपोनेंट से लड़ना जो कि तुमसे सच में काफी ज्यादा कमजोर हो। और मुझे बताओ कि वो घमंड थोड़ी देर पहले जो मुझे तुम दिखा रहे थे, आखिर वो कहाँ चला गया? ये तो कोई ग्रेट मोनार्च ऑफ अबेंडेंस नहीं लगता। चलो फिर से खड़े हो और आकर मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करो। इसमें जितना भी समय लगेगा मैं हर बार तुम्हें रिवाइव करूंगा, तो चलो आ जाओ। पर अब मोनार्च पूरी तरह से थक चुका था, उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो कपकपाते हुई आवाज में कहता है कि प्लीज मुझे बख्श दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बख्श दो। जो मैंने किया वो पूरी तरह से गलत था, पर मैं हार चुका हूँ। मैं वो सब करूंगा जो कि तुम मुझसे कहोगे। अगर तुम मुझे ऑर्डर देते हो कि मैं किसी कुत्ते की तरह भौंकूं तो मैं भौंकूंगा, और अगर तुम किसी केचुए की तरह मुझसे रेंगने का कहोगे तो मैं रेंगने के लिए भी तैयार हूँ। और मैं वो हर एक सोल को यहाँ पे वापस करने के लिए तैयार हूँ जिसको अभी तक मैंने डिवावर किया था। और अगर तुम मेरी टेरिटोरी को छोड़ने का कहोगे तो मैं कभी भी इस जगह पर तुम्हें नहीं दिखूंगा। पर प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। पर जियोन का चेहरा पूरे तो गुस्से और घिन से भरा हुआ था। उसकी आंखों में जिस तरीके का गुस्सा और जिस तरीके की नफरत थी, इससे पहले उसने कभी भी किसी के लिए नहीं दिखाई थी। और उसे अपना वो समय याद आता है जब वो एक बच्चा था, उसके सामने सभी लोग चिल्ला रहे थे कि प्लीज हमें बख्श दो, हमें यहाँ से जाने दो, हम लोग वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो भी तुम हमसे कहोगे, पर प्लीज हम लोगों को मत मारो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और जियोन वो सब याद करते हुए उससे गुस्से में कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसा कोई बिल्कुल वैसे ही शब्द इस्तेमाल क्यों कर रहा है और बिल्कुल वैसे ही चेहरा क्यों बना रहा है जैसे कि उस समय पर इंसानों ने बनाया था। और ये कहते हुए उसकी टेरिफाइंग एनर्जी बस्ट करना चालू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि जियोन पूते से बेहतर हो चुका हो। वो गुस्से में चिल्लाता है और उसके पेट पर फिर से एक जोरदार लात दे मारता है और उसकी लाइफ एंड डेथ एनर्जी पूरे में आउटबस्ट होना चालू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर बिजलियां कड़क रही हो। और मोनार्च ऑफ अबेंडेंस यहाँ पर इस एनर्जी की वजह से राख के अंदर कन्वर्ट होना चालू हो चुका था और सुपर रिजेनरेशन लगातार मोनार्च को यहाँ पर रिपेयर करने में लगी हुई थी। पर इस सब के बाद भी जो डैमेज था वो इतना ज्यादा था कि जो हीलिंग है वो यहाँ पर हो ही नहीं पा रही थी। और इसलिए मोनार्च ऑफ अबेंडेंस धीरे धीरे कर यहाँ पे डिस्ट्रॉय यानी तबाह होने लगा था। और जॉन के अंदर की निकलने वाली एनर्जी अब उसके अंदर से सैलाब बह रहा था। ऐसा लगता है जैसे कि वो दोनों एनर्जी निकलकर सीधे आसमान की तरफ बढ़ रही हो। और मोनार्च जो कि धीरे धीरे कर जलते हुए तबाह हो रहा था, वो भी इस चीज को महसूस करता है कि ये इंसान सच में एक मॉन्स्टर है। पर आखिर इस समय पर मैं क्या करूं? मैंने वो सब किया जो कि जिंदा रहने के लिए किया जा सकता था। और वहीं पर उसका ध्यान साइड में खड़ी हुई एक लड़की के ऊपर जाता है जो कि वहाँ पर खड़ी होकर ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। वो कहता है कि रीबू रिच, तुम इतने समय से अकेली खड़ी होकर ये सब देख रही थी। और वो प्रिंसेस से कहता है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो यहाँ से निकलने के लिए। पर वो कहती है कि मैं इस चीज के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आखिर मैं ऐसे किसी इंसान को कैसे हरा सकती हूँ? क्यों ना तुम फिर से उससे भीख मांगो जैसे कि थोड़ी देर पहले मांग रहे थे। ये देखकर मोनार्च उसको गाली देते हुए कहता है अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया तो मैं तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अभी के लिए तुम मुझे यहाँ पर धूल के अंदर ही क्यों ना कन्वर्ट कर दो, पर कैसे भी कर मुझे सिचुएशन से निकालो। रिबू कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें ऐसी चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ। रिबू कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें ऐसी चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ जिससे तुम यहाँ पर जीवन से बचकर निकल सको। जिसके बाद जो भी होगा तुम्हें खुद अकेले वो सब देखना होगा। और ये कहकर वो अपनी एनर्जी को यहाँ पर इस्तेमाल करती है और अचानक ही उसका चेहरा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाता है। और जैसे जियोन ये देखता है तो वो भी शौक था, क्योंकि असल में ये वही लड़की थी जिसकी गोदी में जियोन वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। और ये देखकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसका चेहरा पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर तुमने यहाँ पर किसका चेहरा पहना हुआ है? और जियोन का चेहरा देखने में सच में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी एनर्जी ने उसके चेहरे के ऊपर कई सारे खतरनाक से क्रैक दे दिए थे। और जियोन मोनार्च का सिर पकड़े हुए उसे इस तरीके से दबाता है, पर फिर वो उसे जोर से खींचता है और मोनार्च के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। पर मोनार्च ये देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। और इसके बाद जियोन लगातार उसके चेहरे के ऊपर जोर से मुक्के मारना चालू कर चुका था और वो तब तक उसे मारता है जब तक मोनार्च ऑफ अबेंडेंस का जो कोर था वो बाहर निकलकर नहीं दिखने लगता। और उसके बाद जियोन उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और जियोन को इस तरीके से देखने में वो सच में काफी ज्यादा डरावना और काफी ज्यादा भयानक सा लग रहा था। जिसके बाद जियोन सुपर जनरेशन के इस्तेमाल करते हुए कहता है क्या मैंने तुमसे शुरुआत में ये चीज नहीं कही थी कि ना ही तुम यहाँ पर मरोगे और ना ही तुम जिंदा रह सकते हो? यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन और सुपर रिजनरेशन का इस्तेमाल करते हुए तुम फिर से यहाँ पर बढ़ना चालू कर दोगे। तुम बस एक मांस का टुकड़ा बनकर रह गए हो जिसके मैं टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ और जितनी बार भी चाहूँ उतनी बार डिवावर कर सकता हूँ। और वो अपने बीस्ट से कहता है कि इसे तब तक खाओ जब तक ये यहाँ पर फट ना जाए। और किली जो कि ये सब देख रही थी वो जियोन को इस तरीके से देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी। वो कहती है कि ये तो उससे पूरी तरह से अलग लग रहा है जिस इंसान को मैं यहाँ पर जानती थी। और उसका ध्यान जियोन के आसपास से निकलने वाली एनर्जी के ऊपर जाता है जिसको देखकर वो कंफ्यूज थी। वो कहती है कि आखिर ये क्या है? और ये डिवाइनिटीज ऑफ द डेथ एंड लाइफ थी जो कि ओबिच्यूज के इस गुस्से की वजह से यहाँ पर अवेकन हो गई थी।
फिर जियोन की जैसे ही आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक दूसरी जगह पर देखता है। वो ये देखकर कंफ्यूज था। वो कहता है कि आखिर ये क्या है, और वो एनर्जी जो कि उसके सामने खड़ी हुई थी वो कहती है कि ओपीची उसकी डिवाइन गॉड, हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। डेथ की एनर्जी कहती है कि तुमसे इस तरीके से मिलकर मुझे काफी खुशी हो रही है। लाइफ एनर्जी कहती है कि आखिरकार हम लोग मिल ही गए। पर जॉन गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या है, क्या तुम लोग मेरे दुश्मन हो, क्या तुम भी किसी तरीके के मोनार्च हो। पर वो दोनों हाथ उठाकर मना करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, शांत हो जाओ, हम लोग तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है। असल में हम दोनों तो ओपीच्यूज की दो डिवाइनिटीज हैं, मैं लाइफ हूँ और दूसरा कहता है कि मैं डेथ हूँ। तो जॉन ये देखकर कहता है क्या किसी तरीके की विच की तरह। ये देखकर वो दोनों गुस्से में कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। जियोन कहता है कि मुझे लगा था लाइफ और डेथ की जो डिवाइनिटीज हैं वो बिल्कुल किसी एलिमेंट की तरह होंगे, पर मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि उनके अंदर इस तरह की पर्सनैलिटीज भी हो सकती हैं। तो अचानक ही तुम यहाँ पर अपीयर क्यों हो गए। डेथ बताता है कि वो तुम हो जिसने यहाँ पर हमें उठाया है। लाइफ बताता है कि जो तुम्हारी सर्ज ऑफ इमोशंस थे वो सच में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो हम तक पहुँच गए भले हम लोग सो रहे थे। और डेथ उससे आगे कहता है कि चलो अब समय आ चुका है। और डेथ कहता है कि अब समय आ चुका है, अब जल्दी से चुनो ओबीच्यूज हम दोनों में से किसी एक को, जिसकी बात तुम्हारा पुनर्जन्म होगा पूरे से गॉड ऑफ लाइफ या फिर गॉड ऑफ डेथ की तरह। पर जियोन उसकी बात सुनते से मुंह बनाते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर वो लोग भी हैरान थे। डेथ कहता है क्या तुम यहाँ पर लोगों को रिजेक्ट कर रहे हो। लाइफ कहता है कि कम से कम तुम यहाँ पर थोड़ा नाटक तो करो कि तुम सोच रहे हो। जियोन कहता है कि तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम दोनों में से किसी को चुनूं, पर मैं तुम लोगों में से किसी को जानता ही नहीं हूँ। क्या तुम लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा और नहीं बताना चाहिए। और वो अपने थोड़ी देर पहले का सीन याद करता है जहाँ पर किस तरीके से वो मोनार्क से लड़ने में लगा हुआ था। और डेथ कहता है कि मैंने तुम्हारे इस ओवरवेलमिंग गुस्से को महसूस किया था और तुम्हारी ये दया न करने की अदा जिसके ऊपर भी तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं बख्शते। और सबको पूरी तरह खत्म करने की जो कि तुम्हारी नजरों के सामने है एक ऐसी इच्छा, यही तो ट्रू डिजास्टर गॉड है जो कि मेरी खुद की अथॉरिटी है। इसलिए ओपीच्यूज तुम्हें यहाँ पर ट्रू गॉड ऑफ डेथ बनना चाहिए। पर जॉन फिर से मुंह बनाते हुए कहता है और आखिर इससे मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि इस दुनिया को पूरी तरह तबाह कर देने की ताकत, और यही है जो कि तुम्हें चाहिए। मैंने सही कहा ना। पर जियोन कहता है कि नहीं। ये सुनने के बाद डेथ चुप सा हो गया था। ये देखकर वो मुंह बनाते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं अपने आप को रिपीट करना बंद कर रहा हूँ। जिसके बाद लाइफ अपने बारे में बताता है कि मैं भी इस चीज की वजह से काफी गहराई तक टच हुआ हूँ ओपीच्यूज। और वो बताता है कि जो सुपर रिजनरेशन स्किल जो कि तुम्हें यहाँ पर ऑब्टेन हुई है असल में वो लाइफ से ही है। और वो आगे कहता है कि जिस तरीके से तुम इस लड़ाई के बीच में अपने दुश्मन को लगातार हील करते रहे और इसे बिल्कुल भी मरने नहीं दिया और न ही जिंदा रहने दिया, मैं पूरी तरह थ्रिल्ड हो चुका हूँ जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द तक नहीं है। और जियोन ये देखकर उसे कहता है कि रुको, मुझसे ये मत कहना कि जो अथॉरिटी ऑफ लाइफ रहेगी उसकी वजह से मुझे यहाँ पर दया दिखानी होगी। पर वो कहता है कि दया, मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, किसी को बार बार रिवाइव करना जिससे तुम इसे पूरी दुनिया का दर्द दे सको। और यही एक सच्चा एक्सपीरियंस है जो कि जिंदा होने का होता है। और यही तो एक लौता पर्पस है जो कि गॉड ऑफ लाइफ का है, जिससे तुम सभी को बता सको कि आखिर तुम यहाँ पर क्या बनना चाहते हो, आखिर तुम्हारी किस्मत क्या है। पर उसकी बातें सुनने के बाद जियोन भी यहाँ पर हैरान सा रह गया था। वो कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो। और डेथ भी घबराते हुए कहता है और डेथ भी परेशान होते हुए कहता है कि आखिर तुम किस तरीके की गॉड ऑफ लाइफ हो। और जियोन कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। और जियोन कहता है मुझसे बच्चों की तरह क्वेश्चन करना बंद करो। ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर मॉम ज्यादा पसंद है या फिर डैड, और मेरा यहाँ पर तुम दोनों डिवाइनिटीज में से एक को भी चुनने का नहीं है। आखिर मैं बस केवल एक को ही क्यों चुनूं जिसकी वजह से बाकी दूसरा यहाँ पर परेशान होता रहे। देखा जाए तो ये तो मेरे लिए पूरा सा लॉस है। पर वो दोनों ही चिल्लाते हुए कहते हैं कि भले ही ये तुम्हें पसंद हो या फिर ना हो, पर ये एक ऐसी नेसेसरी प्रोसेस है जिसके लिए ओपीच्यूज, पर ये एक ऐसी नेसेसरी प्रोसेस है जहाँ पर ओपीच्यूज को भी इसे गुजरना जरूरी है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, पर अभी नहीं, अभी ऐसे कई सारे प्लान्स है जो कि मेरे दिमाग में चल रहे हैं और अभी मेरा मूड भी सही नहीं है। अभी मुझे सॉन्ग और युहा को यहाँ पर हील करना है और वो लोग जो कि यहाँ पर थे उन सभी को भी रेस्क्यू करना है। और इसके अलावा अवेयरनेस ने जो यहाँ पर कचरा फैलाया है उसे भी पूरी तरह से साफ करना है। और एक आखिरी चीज की मुझे चॉइस और डिसीजन यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा सिर दर्द देते हैं। पर ये देखकर लाइफ और डेथ आपस में खुसफुसाते हुए बातें करते हुए कहते हैं कि डैमेट, आकर हमें भी सारा समय छोड़कर केवल अभी यहाँ पर क्यों जागना था, इसके साथ जबरदस्ती करना मुझे नहीं लगता कि ये चीज पूरी तरह से पॉसिबल है। वो दोनों ही कहते हैं अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं। अभी तक तुमने यहाँ पर किसी भी सेंट को अपॉइंट नहीं किया है, मैंने सही कहा ना, तो क्यों ना तुम सबसे पहले यहाँ पे एक सेंट को अपॉइंट करो, वो यहाँ पर हमारी पावर का एक्सपीरियंस करेगा, उसके बाद तुम यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो। और हमें युवा का इनर वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा थकी हुई और काफी ज्यादा परेशान सी दिख रही थी। और उसके सामने जो डीमन बीस्ट था वो सच में काफी ज्यादा डरावना, काफी ज्यादा भयानक सा दिख रहा था और उसकी
छह आंखें थी और वो युवा को यहाँ पर ओवर पावर करने में लगा हुआ था। तभी जियोन की जो डेथ की एनर्जी होती है वो अचानक ही उसके अंदर एंटर कर जाती है, जिस वजह से जो बीस्ट था वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज था। और जैसे वो ऊपर से आकर सीधे बीस्ट के ऊपर क्रैश करती है, उसके अंदर से खून की पिचकारियां निकलती हैं, जिससे पूरे में सैलाब सा आ जाता है। और डेथ हंसते हुए कहता है कि जैसा कि मुझे तुमसे उम्मीद करनी चाहिए थी युवा। ये देखा वो भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वो आगे कहता है इतने समय से तुम इस कॉन्शियसलेस वर्ल्ड के अंदर फंसी हुई थी, जहाँ पर तुम इस इविल मॉन्स्टर से लड़ रही थी जो कि तुम्हारे अंदर सील्ड है। ये काफी ज्यादा लापरवाह भरा था, पर हाँ तुम ऐसी ही हो। पर अब तुम आराम कर सकती हो क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आ चुका हूँ। और वो जैसे उसके ऊपर बैठा हुआ था, जैसे जैसे कि उस बीस्ट को उसने यहाँ पर कॉन्कर कर लिया हो। युवा कंफ्यूज उससे कहती है कि आखिर तुम कौन हो। वो हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं तो अपने को इंट्रोड्यूस करना भूल ही गया। वो कहता है कि मैं डेथ हूँ, ओबी चीज की 2 डिवाइनिटीज में से एक। ये सुनकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वो कहती है क्या? और ओबी चीज ने डिसाइड किया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें ओबी चीज का एग्जीक्यूशनर बनाने के लिए आया हूँ। युवा जो कि एक सेंट बनेगी और वो ओपी चूज की डेथ डिवाइनिटी को रिप्रेजेंट करेगी। और इतने लंबे समय से अभी तक मैं यहाँ पर तुम्हारी लड़ाइयाँ देखता आ रहा था। तुम्हारी ये अनविलिंग डिटर्मिनेशन और दुश्मनों के लिए जो गुस्सा है, सच में वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। अब तुम मेरी पावर्स को इनहेरिट करो, जिससे तुम ओपी चूज के अंदर एक सेंट ऑफ डेथ बनोगी। और ऐसा करने के बाद तुम इस तरीके की इविल मॉन्स्टर्स को अपने हाथ के ऊपर नचा सकती हो। मैं तुम्हें ऐसी पावर्स ग्रांट करूंगा जो कि पहले से ही एक अलग लेवल पर है। तो बताओ आखिर तुम्हारा क्या ख्याल है। और हमें बाहर दिखाते हैं कि उसके अंदर से ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। केली उसके पास बैठी हुई थी। जियोन दूर से देखते हुए कहता है, देखकर लगता है कि चीजें यहाँ पर युवा की तरफ से स्मूथली चल रही हैं। और वो याद करता है, कहता है कि रुको, क्या एक ट्रायल पीरियड? वो दोनों कहते हैं कि बिल्कुल। क्या तुम्हारे लिए भी ये एक जनरस सी डील नहीं है? हम दोनों के लिए एक यहाँ पर सेंट को अपॉइंट करो। ये सुनकर जियोन कहता है कि रुको, क्या तुम्हें 2 सेंट्स चाहिए? डेथ कहता है कि अगर तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो, क्योंकि ओबिचूज की जो डिवाइनिटीज है वो बाकी सभी जोडिया के स्किल से काफी ज्यादा अलग है। और डेथ कहता है कि बिल्कुल हम दोनों को अलग अलग सेंट्स चाहिए। तो जियोन सोंग और युहा के बारे में सोचते हुए कहता है कि हाँ 2, मेरे दिमाग में वैसे भी 2 कैंडिडेट्स हैं, तो पर लगता नहीं है कि अभी वो इस चीज के लिए पूरे से तैयार है। डेथ कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा रिकेट होने की जरूरत नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी होती है। इस सब के अलावा वैसे भी उन्हें रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर फुलफिल करना होगा, उसी के बाद वो इस चीज को अर्न कर सकते हैं। पर अगर कभी कभी किसी के पास यहाँ पे इच्छा है तो तुम उसे भी ये रोल दे सकते हो, जिसके बाद वो अपने अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा लेते हैं जो कि इसके साथ आती है। ये सुनकर लाइफ भी उससे कहता है कि कभी कभी तुम सच में काफी ज्यादा सीरियस रीजनेबल पॉइंट्स बनाते हो। ये सुनकर वो कहता है कि चुप हो जाओ। जियोन कहता है कि हे, वैसे भी मैं यहाँ पर मैनेजमेंट लिटरेचर के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। और वो उसकी बातें याद करते हुए कहता है कि उसने गलत नहीं कहा था। अगर आगे आने वाले चैलेंजेस जो कि वो बच्चे यहाँ पर संभाल नहीं पाएंगे तो उनके लिए यही अच्छा होगा कि वो अभी से इस सिचुएशन को यहाँ पर अडेप्ट करना चालू कर दे। तभी लाइफ ओबिचूज के पास आता है और वो उससे कहता है कि मुझे एक दिक्कत हो रही है। ये सुनकर वो कंफ्यूज था और वो बताता है कि इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि आखिर मैं कितना भी ज्यादा सर्च कर लूं, पर इस बच्चे के शरीर के अंदर इसकी आत्मा है ही नहीं। ये तो बस एक खाली पड़ा हुआ शेल है। आखिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करें? जियोन कहता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओबिचूज का एक डिसाइपल है और जोडियक की वजह से इसकी रक्षा हो रही है, तो ये इतने ज्यादा आसानी से नहीं मरने वाला, भले ऐसे कितने गहरे घाव क्यों न लग जाए। मोनार्च ऑफ अबेंडेंस ने जरूर सॉन्ग की सोल को हार्वेस्ट कर लिया होगा और इसका मतलब तो यही है कि वो बस केवल एक ही जगह पर हो सकती है, वो है उसके कोर के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ हमें सॉन्ग को दिखाते हैं जो कि हाथ झटकारते हुए कहता है कि चलो अभी के लिए ये चीज यहाँ पर काम करेगी। और उसने ओबिचूज की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए रस्सियां बनाई थी, जैसे सभी की आत्माओं को उससे पकड़ लिया था, यानी उनसे बांध दिया था। और वो लोगों को बताता है कि हम लोग रेजिस्ट कर रहे थे, इसी वजह से मोनार्च ऑफ अबेंडेंस हमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। पर वो लोग परेशान थे। वो कहते हैं कि पर आखिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? आखिर हम लोग यहाँ पर कितने लंबे समय तक रहेंगे? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग हमेशा के लिए यहाँ पर रह सकते हैं। पर सॉन्ग तो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि बस थोड़ी देर तक और यहाँ पर बने रहो, सारी चीजें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। अंकल जी और किसी भी समय पर यहाँ पर आकर हम लोगों की जान बचा लेंगे। पर तभी एक आवाज आती है कि बच्चे ये चीज पूरी तरह से पॉइंटलेस है, इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को इस तरीके से बर्बाद करना बंद करो। ये सुनकर वो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग हार नहीं मान सकते, जब तक हम लोग लड़ सकते हैं हमें लड़ना चाहिए। पर तभी वो ये देख और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और सबकी आंखें यहाँ पर फटी की फटी रह गई थी। वो सभी ये देख हैरान से रह जाते हैं और वो कहता है क्या तुम तो रीबू रिच हो? और बेचारी की कंडीशन काफी ज्यादा खराब सी दिख रही थी, जैसे कि वो काफी सालों से यहाँ पर फंसी हुई है और बेचारी पूरे से भिखारन सी हो। सॉन्ग बहुत ज्यादा शौक से गाली देते हुए कहता है कि आखिर अब तुम यहाँ पर आने के बाद क्या प्लान करने की कोशिश कर रही हो? पर रीबू कहती है कि तुम असल में पूरी तरह से गलत हो, मैं तो काफी लंबे समय से ही यहाँ पर हूँ। ये सुनकर सभी लोग थोड़े से कंफ्यूज थे। वो कहता है कि क्या? और वो बताती है कि जो असल में तुम लोगों ने बाहर देखी थी, असल में वो रीबू रिच नहीं है, रियल रीबू रिच मैं हूँ।
हूँ। आज से काफी सालों पहले मुझे प्रिंसेस ने अबेंडन कर दिया था, जिसके बाद मोनार्च ऑफ अबेंडेंस ने मुझे डिवॉर कर लिया। पर फिर बाहर से जोर से लाइट आना चालू हो जाती है। ये देख कर उन लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। वो लोग कंफ्यूज थे। उस कोर के ऊपर एक काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा भयानक सा क्रैक बन चुका था। ये देखने के बाद रिबू तक का मुंह यहाँ पर खुला का खुला रह जाता है, जिसके बाद सभी बाहर की तरफ खींचना चालू हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए थे और जल्दी से वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। सॉन्ग इस चीज के बारे में सोच रहा था कि ये तो ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि जो ये लाइट है वो साफ साफ दिखा रही है कि आखिर ये कौन की है। और वो सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों को रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय तुम लोगों को तो यहाँ पर रिलीव करना चाहिए। ये सुनकर वो लोग थोड़े से कंफ्यूज थे। कहते हैं क्या सच में? जिसके बाद सॉन्ग जब बहुत खींचने लगता है तो उसका ध्यान रीबू के ऊपर जाता है और वो उसे उसके बालों से पकड़ते हुए कहता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी हेजिटेट करने का समय नहीं है, चलो मेरे साथ। और वो इस दर्द की वजह से चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे बाल मेरे बाल। और जब जियोन उन सभी आत्माओं को बाहर निकाल लेता है तो ये देखकर वो कहता है कि सॉन्ग तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। यहाँ पर सभी लोग अंदर इतने ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तुमने उन सभी को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। पर वहीं पर वो सॉन्ग के नीचे एक और आत्मा को लटका हुआ देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो उसको देखकर कहता है कि आखिर ये क्या है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कोरिया के सियोल में ओबिचूज की सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है। हुगो कहता है कि मैं मार्केट से वापस आ गया और मैं स्पाइसी फिश स्टू बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो सब भी लेकर आ चुका हूँ। जो कि थोड़ा सा उदास सा लग रहा था, वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। और वो पूछता है कि आखिर हम लोग ये कब खाने वाले हैं, कि ये आज रात का खाना है? वो कहता है कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे काफी समय से करनी थी। और हुगो उससे पूछता है कि अगर तुम किचन को छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो और आखिर ये आयरन चेंज का क्या मतलब है? पर वो कहता है कि तुम्हें इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर हुगो जो कि परेशान था वो कहता है कि आखिर आखिर ये है क्या? तभी उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है कि मुझे बाहर जाने दो। और ये चीख सुनने के बाद हुगो बहुत बुरी तरीके से डर गया था, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। ये देखकर वो परेशान था और फिर वो हिचकिचाते हुए कहता है कि मुझे ऐसा नाटक करना चाहिए ना ही जैसे मैंने कुछ सुना हो और ना ही कुछ देखा हो। और वो आगे कहता है कि इस थोड़े से समय के अंदर सच में यहाँ पर कई सारी चीजें हो चुकी है, जैसे कि उन बच्चों को मोनार्च ऑफ अबेंडेंस ने यहाँ पर किडनैप कर लिया था, पर आखिर में वो फिर से यहाँ पर वापस आ गए और इसके अलावा वो वहाँ पर मरते मरते बचे। पर तुम्हारा शुक्रिया कि जिस वजह से सारी चीजें पूरी तरह से ठीक हो गयी। जियोन कहता है कि पर ये तो बस एक गुड लक था और कुछ नहीं। जियोन कहता है कि ओबिचूज की ब्लेसिंग्स के बाद भी तुम पूरी तरह से इनविजिबल नहीं हो जाते। ये काफी ज्यादा अच्छी बात थी कि मैंने उनको गोल्डन टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर बचा लिया। हुगो कहता है कि इस सब के बाद भी, ये जानने के बाद कि वो काफी ज्यादा खतरे में थे, पर मुझे चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, ये महसूस करने में सच में काफी ज्यादा बेकार लगता है। जियोन कहता है कि नॉर्मली अभी मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा होता, और ये कहता है कि तुम्हें अपने आप के ऊपर कुछ जरूरत से ज्यादा ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो वो भी कहता है कि जिस तरीके से तुम ये कह रहे हो ये थोड़ा सा अजीब है। पर जियोन आगे कहता है कि ये चीज मुझे दिख गई है कि जो मोनार्च है वो ऐसे अपोनेंट नहीं है जिनको हल्के में लिया जा सकता है। हुगो भी कहता है कि हाँ, आज के समय पर कुछ भी आसान नहीं है, पर आखिर अभी बच्चे कहाँ पर हैं? जियोन ये सुनने के बाद उसे बताता है कि वो दोनों उनके कमरे में है, अभी उन्हें थोड़ा सा समय दो जिससे वो थोड़ा सा काउंट डाउन हो सके, जिसके बाद तुम उनसे बाद में बात कर सकते हो।